अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग जिन लोगों ने गूगल मीट से ज्वाइन किया हुआ जी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिल्कुल सर, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं सलाम कैसे हैं? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अच्छा जी, सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज के वेबिनार में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि न्यू ई कॉमर्स बिजनेस किस तरह से स्टार्ट करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, और उसके बाद न्यू बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग आपने कैसे करनी होती है। डिजिटल मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज भी बताऊंगा आपको। तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो लोग पहले से मेरे साथ, जिन लोगों ने कोर्सेज कंप्लीट किए हैं उनको तो मेरे बारे में पता है। कुछ लोगों ने अभी नया कोर्स ज्वाइन किया है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा तल्लुक जी पाकिस्तान के शहर बहावलपुर से है। 2011 में मैं यूके चला गया स्टूडेंट वीज़ा पर। वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ छोटी मोटी जॉब्स करता रहा स्टार्ट में। उसके बाद 2012 से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की freelancer.com पर। उसके साथ ई कॉमर्स की कुछ वेबसाइट स्टार्ट की 2013 में, ड्रॉप शिपिंग, और साथ एक मैंने ऑनलाइन कार्ड सेलिंग की एक वेबसाइट बनाई अपने कार्ड्स.com के नाम से। वो नहीं चल सकी। उसके बाद फिर मैंने एक और वेबसाइट एक्सप्रेस जीएसएम कोड के नाम पर बनाई, जहाँ पर मैं ऑनलाइन कोड सेल करता था। वो वेबसाइट आज भी मेरी चल रही है। के साथ ईबे पर और अमेजोन पर भी मैंने चीज़ें सेल करनी शुरू की। और ऑनलाइन बिजनेस और ई कॉमर्स के साथ अप्रोक्सीमेटली मुझे 10+ ईयर हो गए हैं ऑनलाइन काम करते हुए। 2016 में मैं इटली आ गया और करंटली मैं इटली के शहर मिलान में हूँ। और यहाँ से अब मैं साथ जो मेरी एक्सप्रेस जीएसएम कोड की वेबसाइट है वो चला रहा हूँ। साथ में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी, जो कि यूके में रजिस्टर्ड है, manos.co.uk के नाम से रजिस्टर्ड है। तो इसमें जो मेरी टीम है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से मेरी टीम मेरे साथ काम करती है और मेन टारगेट हमारा यूके मार्केट है। यूके में हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ईयर पाकिस्तान में मैंने एक एजेंसी खोली bplant.com। इसकी वेबसाइट है bplant के नाम से। ये एजेंसी मेरी यूएसए के क्लाइंट को टारगेट करती है और लोकली पाकिस्तानी क्लाइंट्स को भी देखते हैं। तो इसकी भी टीम पाकिस्तान में है। साथ साथ मैंने ज़रूरत महसूस की कि जिस तरह का हमें स्टाफ चाहिए होता है उस तरह के हमें ट्रेंड लोग नहीं मिलते। तो बहावलपुर में मैंने ikrams.com, ये वेबसाइट है, इकराम्स के नाम से एक फ्रीलांसिंग का इंस्टीट्यूट ओपन किया। लास्ट ईयर अगस्त में इसकी जी इनॉग्रेशन हुई थी। अप्रोक्सीमेटली इसको भी अभी 7-8 मंथ हो गए। तो इसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग का ये 4th बैच कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो ऑनलाइन हमारा मोटिव जो है वो है लोगों को ट्रेंड करें और अपने साथ टीम में ज्वाइन करें। और ट्रेनिंग मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करें, कि ऑनलाइन जितने भी सेशन हैं। लेकिन अगर फिजिकल कोई भी सेशन वहाँ पे क्राम ऑफिस में स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम फीस कोई छोटी मोटी फीस रखते हैं। उसकी वजह होती है कि वहाँ के एक्सपेंसेस जो हैं बेयर करने के लिए, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सारे एक्सपेंसेस की वजह से नॉर्मली मेरी कोशिश ये होती है कि फिजिकल क्लासेस की बजाय ऑनलाइन क्लासेस ही की जाएं। और लोगों को ऑनलाइन की तरफ ही लेके आ रहा हूँ कि आप ऑनलाइन भी वही कुछ सीख सकते हैं। फिजिकल होना कोई ज़रूरी नहीं है। जिस तरह अभी सारी दुनिया मेटावर्स की तरफ कन्वर्ट हो रही है, तो आप लोग भी घर से बैठ के सीखना शुरू करें। और यूट्यूब है, यूडीमी है, गूगल प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऑनलाइन जितना पाकिस्तान में हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो आज के सेशन में जी आगे मैं आपको बताता हूँ जी किस तरह से हम बिजनेस स्टार्टअप के बारे में, कि ई कॉमर्स बिजनेस जब आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है। सबसे पहली चीज़ होती है आपका आइडिया, कि आपने बिजनेस क्या कर रहे हैं। ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्टअप के लिए अगर आपके पास अच्छा आइडिया हो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा आइडिया नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आइडिया आपने जो भी आइडिया आपके पास है उसको देखने के लिए कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं। कि आप मार्केट में देखेंगे कि आपका आइडिया में भी बहुत अच्छा हो लेकिन मार्केट में ना चलने वाला हो, वो किसी और इंडस्ट्री के लिए, किसी और एरिया के लिए, लोकेशन के लिए हो, पाकिस्तान के लिए ना वायबल हो। तो उसके लिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं कि जिस चीज़ की मेरे पास अ, एक प्लान है जिस चीज़ का, उसकी पाकिस्तान में ज़रूरत भी है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखना होता है कि आपका जो आइडिया है ये किस प्रॉब्लम का सलूशन है। जितने भी बिजनेस होते हैं ये सारे एक्चुअली किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन होते हैं। आप अगर उन्हें लेफ्ट राइट पर देखें, ऑनलाइन सर्विसेज के जितने बिजनेस हैं, उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट के जितने बिजनेस हैं, तो एक्चुअल में ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जूता टूट गया, आप शूज शॉप पर जूता लेने के लिए जाते हैं,
तो आपको प्रॉब्लम है कि जी आपका शूज़ जो है नहीं टूट गया तो आपको नया चाहिए। इसी तरह से आपके घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप वो किसी मैकेनिक के पास जाते हैं ठीक करवाने के लिए। तो जितने भी बिज़नेस हमारे इर्द-गिर्द हो रहे हैं, ये सारे किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे डॉक्टर के पास हम दवाई लेने के लिए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो आपने ये देखना होता है कि मार्केट में जिस चीज़ का आप सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन और कितने लोग दे रहे हैं, इसका कंपटीशन कितना है, या लोग इस सॉल्यूशन के लिए कितने पैसे पे करेंगे, ये प्रॉब्लम लोगों के लिए कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना महंगा उसका सॉल्यूशन सेल होगा। अगर प्रॉब्लम छोटी है तो उसका सॉल्यूशन भी उतना सस्ता सेल होगा। तो आपने ये सारी चीज़ें देखने के लिए मार्केट रिसर्च करनी होती है। तो मार्केट रिसर्च किस तरह से आपने करनी है, क्या-क्या तरीके हैं उसके, वो आपको सारे मालूम होने चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से मार्केट रिसर्च कर सकें और उसके बाद फिर आप बिज़नेस स्टार्ट करें। मार्केट रिसर्च में सबसे पहले आपने देखना होता है अपने टारगेट ऑडियंस को, कि आपके जो टारगेट ऑडियंस हैं वो कौन है। आप जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं वो अपने टारगेट किसको करना है। आपका टारगेट जो है एलीट क्लास है, या आपका टारगेट मिडिल क्लास है, या पुअर क्लास है। तो आपने अपनी क्लास, उसके बाद लोकेशन आपने देखनी है, ये किस लोकेशन के लिए है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बिजनेस लेके आ रहे हैं, कार मैकेनिक की आप वर्कशॉप ओपन करना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली वो कार मैकेनिक की जो वर्कशॉप है वो लोकल एरिया को कवर करेगी। या फिर अगर कोई ट्रैवल कर रहा है कोई, तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो उसमें आप मुख्तलिफ सर्विसेज दे सकते हैं, कि ब्रेक डाउन की सर्विसेज हैं, या फिर आप गूगल मैप्स पे दे सकते हैं। तो मेनली आपने सबसे पहले अपने कस्टमर पर्सोना, सबसे पहले जो लोकली कस्टमर हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनको आपने टारगेट करना है, उनको देखना होगा आपने। तो टारगेट ऑडियंस जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो उस वक्त तक आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। टारगेट टारगेट ऑडियंस को देख के ही आपने अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना होता है। उसके लिहाज से आपने उसकी प्राइसिंग सेट करनी होती है। अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड देख लें, गुची, लुइस विटॉन देख लें, उनकी हज़ारों पाउंड में प्राइसेस हैं। तो आम बंदा उनका टारगेट नहीं है, उनका टारगेट एक एलीट क्लास है। तो जो आम बंदे को जिन लोगों ने टारगेट करना होता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम होता है, और क्वालिटी भी उसमें इतनी अच्छी नहीं होती, प्रोडक्ट की नॉर्मल क्वालिटी होती है। तो जब आपने एलीट क्लास को टारगेट करना होता है तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होती है और आपकी प्राइस जो है वो मैक्सिमम होती है। उस लिहाज से फिर आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट भी वैसे करनी होती है, उसके आउटलेट भी वैसी जगह पर आपने बनाने होते हैं। तो टारगेट ऑडियंस जो डिसाइड करना न्यू स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी है। ई कॉमर्स की भी आपने वेबसाइट ओपन करनी है, अगर यूके में, यूरोप में, जिस भी कंट्री में कोई भी अगर आपने ब्रांड लॉन्च करना है, तो आप उसके लिहाज से बारीकी से अपने टारगेट का मुआयना करेंगे कि आपका टारगेट, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कितने पैसे विलिंग है ये इस चीज़ के लिए पे करने के लिए, और उसकी बाइंग पावर क्या है। ये सारी चीज़ें आप देख के अपना टारगेट जो है जी ये डिसाइड करेंगे। तो मार्केट रिसर्च में सबसे पहला काम आपने अपना टारगेट जो है जी डिसाइड करना होता है। दूसरी चीज़, उसके बाद आपने देखना होता है कि टारगेट आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपने देखना होता है कि यही प्रोडक्ट और कितने लोग मार्केट में कर रहे हैं, कंपटीशन कितना है इस चीज़ का। अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आप एक शूज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में ऑलरेडी आप देखेंगे बाटा है, उसके बाद सर्विस है, बोरजान है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप सबको देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, किनके साथ मेरा कंपटीशन होगा। अगर आप इस लेवल की कंपनी खोलना चाहते हैं, अगर आप छोटे लेवल की कंपनी खोल रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं खोल रहे, तो आप फिर लोकली देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द कौन सी शॉप्स हैं। और अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स, तो आप ऑनलाइन देखेंगे और कौन कौन सी शॉप्स ऑनलाइन शूज सेल कर रही हैं। तो कंपेटिटर एनालिसिस आपने करना होता है कि आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है। कंपेटिटर एनालिसिस में आपने देखना होता है कि उन लोगों की कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में, और मार्केट में थ्रेट क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो आपने इसको स्वाट एनालिसिस कहते हैं, स्वाट एनालिसिस करना होता है प्रॉपरली, मार्केट एनालिसिस, कि आपका ये प्रोडक्ट किन लोगों के साथ compete करेगा, आया आप उनको compete कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी खास चीज़ रखनी होती है कि जो दूसरों से अलहदा हो, जो आपकी स्ट्रेंथ हो। तो यहाँ पे आपने लाजमी ये एनालिसिस कंप्लीट करना है मार्केट रिसर्च में, तब जाके अपना प्रोडक्ट को आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। उसके बाद आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है मार्केट एनालिसिस में, मार्केट रिसर्च में, कि आपने किन कीवर्ड्स पर काम करना है। अगर आप ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स पर,
या फिर आपने फिजिकल भी सेल करने हैं, ई कॉमर्स नहीं कर रहे, तो तब भी आप देखेंगे कि इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ टूल की मदद से हम देखते हैं कि ये जो चीज़ मैंने आइडिया सोचा है इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं। आप एक आइडिया सोचते हैं तो उसके बारे में ज़्यादातर लोग अगर सर्च ही नहीं कर रहे, सर्च वॉल्यूम ही नहीं है उस कीवर्ड का, तो आप उस आइडिया को लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई हो और कंपटीशन लो हो, आप फिर उस लिहाज से उन आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं। तो मार्केट के रिसर्च के लिए आप मुख्तलिफ वेज यूज़ करते हैं। आप डाटा लेते हैं, डाटा आपको बहुत ज़रूरी होता है कि डाटा की बेस के ऊपर एनालिसिस होता है। तो डाटा लेने के लिए नॉर्मली हम या तो सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं कि ऑलरेडी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ले लेते हैं, तो उस डाटा का एनालिसिस करते हैं, या से अमेजोन पर देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं, अमेजोन पे देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं लोगों के, या फिर हम देख लेते हैं कि इस चीज़ का करंटली ट्रेंड क्या है। प्राइमरी डाटा लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। प्राइमरी डाटा होता है कि आपने खुद से अपना डाटा कलेक्ट करना हो, आपने खुद से मार्केट एनालिसिस करना हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कास्ट बेयर करनी पड़ती है। बड़ी कंपनीज तो कास्ट बेयर कर सकती हैं, छोटी कंपनीज इतनी ज़्यादा कास्ट बेयर नहीं कर सकती। तो बेटर वे होता है कि आप सेकेंडरी डाटा का एनालिसिस करें, और अगर प्राइमरी डाटा आपने लेना है तो आप डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए प्राइमरी डाटा लें। कि जिस तरह से मुख्तलिफ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं, तो उन फॉर्म्स को फिल करवाएं और उससे आपकी कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। तो आप उस फॉर्म के बेस पे जो क्वेश्चन नहीं है ना, फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आया जो चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ इसकी मार्केट में ज़रूरत भी है या नहीं, और कौन से लोग इसके टारगेट होंगे और कितने पैसे वो पे करेंगे। तो मार्केट एनालिसिस सबसे पहले आप लोगों ने कर लेना है, सारा ए टू जी देखनी है मार्केट की। उसके बाद आपने मार्केट एनालिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका जी बिजनेस प्लान। आपने पहले मार्केट का एनालिसिस किया सारा, आपने जो भी रिसर्च की प्रॉपर, उसके बाद फिर आपने अपने बिजनेस का एक प्लान जो है वो लिखना है। जो प्लानिंग होती है वो हमेशा लिख के होती है। आपने प्लानिंग जो है ज़बानी कलामी नहीं करनी। आपने जो मार्केट एनालिसिस सारा करना है वो भी ऑन द पेपर करना है। उसके बाद जब आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया, फिर आपने अपना बिजनेस प्लान पूरा राइट कर लेना है। फिर आपने उस प्लान को हमेशा जब भी बनाना है लॉन्ग टर्म सोचना है। शॉर्ट टर्म प्लान नहीं होते बिजनेस के। बिजनेस के प्लान हमेशा जो है, अगर बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपका प्लान जो है लॉन्ग टर्म होता है। आपकी नज़र हमेशा दूर होती है कि लॉन्ग टर्म में आप क्या करेंगे। तो उस लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए फिर आप छोटे छोटे प्लान बनाते हैं, छोटे गोल्स डिसाइड बनाते हैं उनको अचीव करने के लिए। तो जब भी बिजनेस शुरू करें, प्रॉपर आप अपना प्लान आपके बिजनेस का आप बना के रखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा बिजनेस करना। तो प्लान किस तरह से बनाना है जी? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि बिजनेस के जो गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, वो आपने डिफाइन करने होते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक वेबसाइट खोली है ikrams.com से और इकराम्स का इंस्टीट्यूट खोला है, तो मेरे लॉन्ग टर्म गोल होंगे कि मैं इस इंस्टीट्यूट को कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ पे जाऊँगा, 10 ईयर में कहाँ पे जाऊँगा। तो जब आपके पास सामने एक क्लियर विजन होगा तो आपको चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। अगर आप छोटे गोल्स को देखेंगे तो कभी भी आप बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपने अपना मिशन और विजन ये क्लियरली अपने बिजनेस का लिख लेना। उसके बाद आपने देखना है कि आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने हैं। अगर आपने ई कॉमर्स करना है तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। अमेजोन है, उसके बाद ईबे है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास। अच्छा जी, बिजनेस प्लान की जी बात हो रही थी कि बिजनेस प्लान सबसे पहले आपने बनाना है। और बिजनेस प्लान में सबसे पहले आपने अपने गोल्स डिफाइन करने हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं आपके गोल्स। के लॉन्ग टर्म में आपने 5 ईयर या 10 ईयर में अपनी कंपनी को कहाँ लेके जाते हैं। एक ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है बिजनेस की, एक दिन में बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होते। तो जब तक आपके क्लियर गोल्स नहीं होंगे तब तक आप अपने बिजनेस के वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, आपने प्लेटफॉर्म की बात हो रही थी कि आपने अगर ई कॉमर्स करना है तो आप प्लेटफॉर्म डिसाइड करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पर आपने सेलिंग करनी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई है, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस पर, ईबे है, अमेजोन है, एटसी है। सोशल मीडिया पे आप सेल कर सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टा पर, इवन कि अब तो टिकटॉक पर भी आप सेल कर सकते हैं। गूगल मार्केट प्लेस है। तो बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं। आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर सेल करनी है ताकि उस लिहाज से फिर आप प्लान कर सकें।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने या फिजिकल स्टोर खोलना है या आपकी लोकेशन कहाँ पे होगी, तो आपने ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान में मेंशन करनी होती हैं प्रॉपर वे में, कि कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे। तो बिजनेस प्लान की जो पूरी एक कॉपी मैंने कल सेंड भी की थी, जो हमारा क्लास है उसमें शॉपिफाई की। तो बिजनेस प्लान की आप सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं किस तरह से आपने बिजनेस प्लान बनाना है। उसके बाद आप प्रोडक्ट का कैटलॉग अपना रेडी करेंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं जिसमें आप अपनी प्राइसेस, सर्विसेज और पिक्चर, ये सारा एक कैटलॉग प्रॉपर रेडी करके, तो उसके बाद फिर आप जो जी बिजनेस प्लान के ऊपर अमल करना शुरू करेंगे। बिजनेस प्लान का जी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ बिजनेस प्लान में जो मेन मेन आपने देखनी होती हैं। ये जी बिजनेस प्लान का एक टेम्पलेट है, अगर किसी को ये नहीं मिला तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है व्हाट्सएप पे, मैं उनको सेंड कर दूंगा सेपरेटली। तो बिजनेस प्लान को थोड़ा सा जी इसके टेम्पलेट को डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपने करनी होती हैं। आपने अपने बिजनेस का लोगो डिज़ाइन करना है, अपने बिजनेस का नेम, आपकी कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर सारा हो गया। उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। एग्जेक्टिव समरी होती है कि पूरे बिजनेस की आपने मेन समरी जो है वो सारी यहाँ पे लिख देनी है। ये सबसे एंड पे लिखते हैं जब आपका प्लान सारा रेडी हो जाता है। उसके बाद जी कंपनी ओवरव्यू है सारा, कंपनी के बारे में कि आपकी कंपनी क्या काम करेगी। उसके बाद इसमें ये आ जाता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप क्या ऑफर करेंगे उनकी डिटेल आप सारी लिख देंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। मार्केट एनालिसिस, पहले बात हुई है कि टारगेट मार्केट आपकी क्या होगी, ग्रोथ साइज, ये सारा आप टारगेट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्वाट एनालिसिस, कंपेटिटर का एनालिसिस, ये स्वाट एनालिसिस यहाँ पे जी मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद मार्केट एनालिसिस आपने जब कर लिया जी पूरा, उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं जी। मार्केटिंग प्लान आपने मतलब बनाना है सारा, मार्केटिंग प्लान किस तरह होता है, ये सारा बिजनेस प्लान में आपने सारी चीज़ें ये लिख लेनी है यार पहले ही। उसके बाद आपने काम शुरू करना है, बिजनेस प्लान पूरा रेडी करना है, जिसको प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं। एक वेबसाइट है smeda.com, कल मैंने लिंक लास्ट टाइम शेयर किया था, उस पर भी आप बहुत सारी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी पड़ी हैं, वो देख सकते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन प्लान आपका, कि अगर आपने ऑनलाइन डिलीवरी करनी है तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि डिलीवरी वगैरह किस तरह करेंगे। तो ये पूरा बिजनेस प्लान एक आप रेडी करके, तो उसके ऊपर फिर आपने नेक्स्ट लेवल पे काम शुरू करना है। प्लानिंग के बगैर बिजनेस सक्सेसफुल करना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो बिजनेस प्लान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जी लीगल कंसिडरेशन जो है, कि आपके बिजनेस की लीगल कंसिडरेशन के, जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के टैक्सेशन, वहाँ की कंपनी फॉर्मेशन और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, इन सबको भी आपने देखना होता है कि आपने बिजनेस को लिमिटेड कंपनी करना है, सोल प्रोप्राइटर करना है, टैक्सेशन का क्या करना है। तो A to Z जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उनका भी आपने ख्याल करना है, जिसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन आ गया, आपके बिजनेस के जो भी लाइसेंसेस चाहिए, मुख्तलिफ बिजनेस करने के लिए मुख्तलिफ लाइसेंस चाहिए होते हैं। जैसे USA में अगर आप बिजनेस करते हैं अमेजोन का, तो वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेड लाइसेंस चाहिए होते हैं। इस तरह UK में या पाकिस्तान में भी, तो ये सारी चीज़ें भी आपने obtain करनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और टैक्सेशन का भी प्रॉपर आपको जी पता होना चाहिए कि आपकी जो इनकम टैक्स क्या होंगे, सेल्स टैक्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें भी आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा तो तब बिजनेस सक्सेसफुल कर सकते हैं। अगर आपके पास टैक्सेशन का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो तब भी आपको मुश्किल होती है बिजनेस के सेटअप में, और बाद में कई दफ़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि कुछ चीज़ों पे टैक्सेशन काफ़ी हाई होती है। तो ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जी आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि आपने जो फिनांस करना है बिजनेस को, कि आपका फिनांस कहाँ से आएगा, आपका सारा पर्सनल फिनांस है या आपने बैंक से लोन लेना है, या किस तरह से आपने फंडिंग करनी है। तो ये आपके पास पूरा जो है कॉस्टिंग सारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये बिजनेस प्लान के अंदर आप ये सारा पहले लिखते हैं, कॉस्टिंग भी, फॉर कॉस्टिंग, कि आपके बिजनेस पे एक्सपेंसेस कितने आएंगे और आप कैश फ्लो को किस तरह से लेके चलेंगे। तो ये भी सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। मोस्टली जो बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं 70-80% बिजनेसेस एक साल के अंदर स्टॉप हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि प्रॉपरली उन्होंने फॉरकास्टिंग नहीं की होती, कि अगर हमारे ऑपरेशन 6 मंथ तक या 1 ईयर तक सही नहीं चलते, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना निकलता है, तो हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे।
तो उनके पास एक लेवल पे आके कैश की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनी जो है बंद करनी पड़ जाती है। तो आपने शुरू में ही प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि कितना कैश चाहिए आपको, और आपके पास स्पेयर कैश भी होना चाहिए कि जो आपने एक प्लान बनाया है 6 मंथ तक अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो आपने उसके अलावा एक्स्ट्रा कैश भी रखना होता है कैश फ्लो में। आपने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर देने होते बिजनेस में, ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो कंपनी क्लोज ना आपको करनी पड़े, आप कुछ एक्स्ट्रा मंथ भी सर्वाइव कर पाएं। तो कास्टिंग भी सारी बिजनेस प्लान के अंदर डिटेल में आप मेंशन करेंगे। के बाद फंडिंग ऑप्शन, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने लोन लेना है बैंक से या खुद का सरमाया है, तो ये भी आपने सारी जो ऑप्शन है आपके पास ऑन द टेबल होनी चाहिए। कैश फ्लो मैनेजमेंट, ये आपको सीखनी चाहिए जी, कैश किस तरह से आएगा और किस तरह से आप मैनेज करेंगे। कि आपने देखना होता है कि सेल्स कितनी होगी, स्टाफ को कितने पैसे देने हैं, या रेंट या बिल, सारा A to Z आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अगर आप प्रॉपर वे में बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है चीज़ों का तो फिर ये जी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बिजनेस रन करना। अच्छा जी, प्लानिंग जब आपकी होगी बिजनेस की प्रॉपर, आपने प्लानिंग कर ली सारी और प्लान बना लिया कि आपने ये काम करना है, और A to Z सारा कुछ रेडी हो गया, आपकी लीगल प्रोसीडिंग होगी सारी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो आपने बिजनेस जो अगर फिजिकल स्टार्ट करना है, स्टोर बनाएंगे, फिजिकल स्टार्ट करेंगे, उसके साथ ई कॉमर्स की बात हो रही है जी। ई कॉमर्स के लिए सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपकी वेबसाइट, कि आपने वेबसाइट अपनी जो बनानी है उसको कौन से प्लेटफॉर्म पर आपने बनाना है। तो वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। तो वेबसाइट के लिए सबसे पहले जो है जी, आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड करना होता है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या टूल्स चाहिए, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री को, सर्विसेज की वेबसाइट है या फिजिकल आइटम की है, आप काम क्या कर रहे हैं, तो क्या क्या फीचर होने चाहिए आपकी वेबसाइट में। तो सारे आपने फीचर अपनी वेबसाइट में A to Z इंक्लूड करने होते हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म की डिफरेंट प्राइसेस हैं, जैसे ई कॉमर्स शॉपिफाई की डिफरेंट प्राइस है। अगर अमेजोन या ईबे पे करना है आपने तो उसके लिए वेबसाइट आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने ब्रांड अप्रूवल लेना है तो तब आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी आपने सारे एस्पेक्ट देखने होते हैं। और वेबसाइट आपकी जो है यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। मोस्टली वेबसाइट के ऊपर जो भी क्लाइंट आते हैं, लैंडिंग पेज के ऊपर लैंडिंग पेज होता है जहाँ पे क्लाइंट फर्स्ट पेज ओपन करे, तो 7 सेकंड के अंदर वो छोड़ के चले जाते हैं। मोस्टली वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत हाई होता है। बाउंस रेट होता है कि जैसे ही कोई बंदा लैंड करता है वेबसाइट पे, वो वही पेज सिर्फ देखे, इसके अलावा और कोई पेज ना देखे और वेबसाइट छोड़ के चला जाए। अगर आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली नहीं है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट नहीं रुकेंगे। अगर ट्रैफिक आएगी भी तो वो बाउंस रेट आपका बहुत ज़्यादा हाई, 80-90%, मोर देन 90% इवन के हो जाएगा कि जो भी क्लाइंट आ रहे हैं वो फॉरन वेबसाइट पे छोड़ के जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें वेबसाइट की स्पीड, उसका जो यूज़र फ्रेंडली, उसका जो है आई कैची, उसका थीम, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें, और कितनी वो इजी टू मैनेज है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है आपने वेबसाइट में। तो वेबसाइट बहुत ज़रूरी है जी। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये वही बात है जी, आपने यूज़र फ्रेंडली उसको बनाना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो यूज़ करनी है वेबसाइट के लिए। तो वेबसाइट की इम्पोर्टेंस को लाजमी समझना। तो वेबसाइट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है आज के दौर में। इवन के आपको $1 या $2 मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाती है होस्टिंग की, और सालाना जो डोमेन है वो $10 तक मिल जाता है। तो आपकी वेबसाइट पे कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सालाना 10 या 15 हज़ार रुपये में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। तो आपकी वेबसाइट एक तरह की शॉप है जो 24 आवर ओपन है, और जो भी बंदा आएगा आपकी शॉप पे, वहां से वो ऑनलाइन अगर बाइंग करता है या आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो कंपनी के बारे में मिल जाती है। अच्छा जी, वेबसाइट जब आपकी बन गई तो वेबसाइट बनने के बाद नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है जी वेबसाइट की एसईओ करना। एसईओ होता है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, के वेबसाइट पर आप जो भी आपने आइटम लगाए हुए हैं वो अब सर्च भी हों गूगल पर, और लोग आप तक रीच भी हों। अगर वेबसाइट आपने समझ लें बना ली है और आपने एसईओ नहीं की, तो इसका मतलब है कि आपने एक शॉप बना ली है और उसका शटर ओपन नहीं किया और वेबसाइट स्टिल क्लोज है। मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जिन पर ट्रैफिक भी नहीं आती और सेल भी नहीं होती। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आपने प्रॉपर अपना कंटेंट जो है वो सारा ये मैनेज करना होता है, और ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करना होता है जिससे गूगल में जो लोग सर्च करें तो वो आपके वेबसाइट तक पहुँचे। एसईओ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह मैं आपको सिंपली बता देता हूँ
कि जैसे सोशल मीडिया पर आप रोजाना बहुत सारी पोस्टिंग देखते हैं, उन पर क्लिक भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन वहां से बाइंग बहुत कम करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपको उस चीज की कई दफा जरूरत ही नहीं होती। आपके सामने अगर कोई चीज आ रही है, अगर आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, मिसाल के तौर पे वहां पे आपके सामने शूज का ऐड आ रहा है, आप लेकिन आपने अभी शूज बाय ही नहीं करना, आपको शूज की जरूरत ही नहीं है, तो आपको वो ऐड कोई भी आपके सामने काम नहीं करेगा। इसी तरह कोई और हजारों आइटम्स आते हैं, अगर आप उनकी जरूरत नहीं है आपको, तो आप उस ऐड को इग्नोर कर देंगे। तो एसईओ में क्या होता है कि जब भी आपको जरूरत होती है, आप सिंपली गूगल पर जाके सर्च करते हैं और वहां पर वही रिजल्ट आएंगे जो वेबसाइट रैंक होंगे, कि जिनके कीवर्ड्स रैंक होंगे वही वेबसाइट आएंगी, और वहां से सेल्स जनरेट होती है एसईओ कीवर्ड से। सोशल मीडिया से उतनी ज्यादा सेल्स क्रिएट नहीं होती जितनी कि एसईओ अगर प्रॉपर वे में आपने की हुई है, और वहां पर जब लोग आएंगे तो वहां पर वो लोग आपकी वेबसाइट को देख के बाय करेंगे, क्योंकि वहां के वो बाइंग मोटिव से आए हैं। जब उनको प्रॉब्लम बननी है तभी जाके उन्होंने सर्च करना है वहां पे। सोशल मीडिया पर एंटरटेनिंग मूड में बैठे हुए लोग, नॉट ऑन द बाइंग मूड। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है कि एसईओ के बगैर आप अपनी वेबसाइट पर सेलिंग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर अगर करेंगे भी, स्टार्ट में आपका बहुत ज्यादा बजट जाता है, या आप बहुत ज्यादा हाई प्राइस रखकर चीजें सेल कर सकते हैं। अगर आपकी लग्जरी प्रोडक्ट है, उनमें अगर अच्छा मार्जिन है, तो आप सोशल मीडिया पर रेगुलर पेड एड्स रन करके सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इस तरह का है जिसमें मार्जिन आपका बहुत कम है, तो आपको इतनी महंगी एड्स जो है वो वर्थ नहीं करती रन करनी। तो तब आपको एसईओ ही काम आनी है। एसईओ होती है कि आप एक दफा जब होगी तो आपके एक्सपेंसेस बार बार नहीं जाने, कि आपने एक दफा जब पेज रैंक हो गए तो आपके पेज फिर मुसलसल आपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते रहना है, तो आपके पेज वो रैंक रहते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस साथ साथ करते रहना है, अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को बेटर बनाना है, कंटेंट पे रेगुलर काम करना है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जी एसईओ का। एसईओ को जी डिफाइन मैंने आपको कर दिया है। उसके बाद ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जी एसईओ कितनी ज़रूरी है ये भी आपको मैंने बता दिया, कि ई कॉमर्स के लिए जो सेल है, जब प्रॉब्लम बनेगी तो तब ही यूज़र आएगा और गूगल पर ही सर्च करेगा, ना कि फेसबुक पर। ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ होती है जी। ऑन पेज एसईओ होती है कि आपके पेज के ऊपर जो कंटेंट है, जो आपका वेबसाइट का इंटरफेस है, यूज़र फ्रेंडली है। तो ऑन पेज एसईओ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपने अपने कंटेंट को बेटर करना होता है। और ऑफ पेज ऐसी होती है कि जो दूसरी जगह से आपको बैक लिंक मिल रहे हैं, दूसरी जगह से आपने वेबसाइट ट्रैफिक आपको रेफर होके आ रही है। तो ऑफ पेज एसईओ भी बहुत जरूरी है, ऑन पेज भी बहुत जरूरी है। ऑफ पेज एसईओ से आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है और उससे आपकी रैंकिंग हाई होती है। तो एसईओ की टर्मिनोलॉजी को भी समझना और ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जी पीपीसी का नाम आपने सुना होगा जी, पे पर क्लिक। पीपीसी जो है जी, पे पर क्लिक होती है। आप मुख्तलिफ जगह पे एड्स रन करते हैं, जैसे गूगल पर भी एड्स होती हैं, फेसबुक पर भी हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लिंक्डइन है, या डायरेक्ट वेबसाइट्स के ऊपर भी है। तो जितनी भी आप एड्स रन करते हैं वो पे पर क्लिक में आ जाती हैं, और इनकी भी बहुत ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में जैसे ही आप कोई भी नया जो प्रोडक्ट लगाते हैं या नई वेबसाइट आप बनाते हैं, तो स्टार्ट में आपको डायरेक्टली ना तो आपकी एसईओ एक दिन में नहीं होती, उसको 6 मंथ 1 ईयर टाइम लगता है। तो जब आपके पास ट्रैफिक नहीं है, तो स्टार्ट में आपने ट्रैफिक पेड तरीके से ही लेके आनी होती है, कि पीपीसी बहुत ज़रूरी है। पीपीसी के बगैर स्टार्ट में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। तो आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड करने होते हैं कि आपने किन प्लेटफॉर्म पर पेड एड्स लगानी है और किस तरह से आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना है। गूगल जो है उसमें बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया गूगल से थोड़ा चीप है, वहाँ पे आप चीप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। सोशल मीडिया पे ये भी फ़र्क है कि वहाँ पर आप अपने एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पेज फॉलोअर्स, और बाद में आपको दोबारा से फिर पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, कि जो आपके फॉलोअर हैं उनको आप बार बार ऐड दिखा सकते हैं अपने प्रोडक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि गूगल के ऊपर होता है कि आपकी वो पे पर क्लिक पे, हर क्लिक पे ही पैसे जा रहे होने। बाद में जब आप बजट खत्म कर देंगे तो बाद में आपको कोई ऑडियंस क्रिएट नहीं होंगे। जो आपके रेगुलर अगर कुछ क्लाइंट वहां पे बन गए हैं, उनके अलावा बाकी आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन फेसबुक या सोशल मीडिया के जितने बाकी प्लेटफॉर्म है, वहां पर अगर इंस्टेंटली क्लाइंट बाय नहीं करता, आपके पेज फॉलोअर्स बन जाते हैं, इवन आप पेज फॉलोअर की एड्स भी रन करते हैं शुरू में अवेयरनेस के लिए, तो वो बहुत कम बजट में रन हो जाती हैं। लेटर ऑन लेटर स्टेज पे आप उनको रीटारगेट करके दोबारा से वहां पे चीजें सेल कर सकते हैं। तो ये आपने जी लाजमी पीपीसी भी साथ ऐड करनी होती है।
ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जिस तरह पहले मैंने बताया है कि जो भी सर्च करते हैं लोग आके गूगल पे, तो फिर बाय करते हैं जब उनको प्रॉब्लम बनेगी। अगर आपने पीपीसी ऐड लगाई हुई है वहाँ पे गूगल के ऊपर, तो तब आपको वहाँ से क्लाइंट मिलेंगे। ये आपने देखना होता है कि मिसाल के तौर पे कीवर्ड, मुख्तलिफ कीवर्ड्स आपने देखने होते हैं कि इस कीवर्ड पे कितने पैसे खर्च होंगे ऐड लगाने के, और इस कीवर्ड पे से कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे, और कितना मेरा बजट जाएगा। मिसाल के तौर पे 10 लोग आते हैं, 10 लोगों में से एक बंदा बाय करता है, तो आपके जो क्लिक के 10 बंदों के पैसे जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट समझ लें एक बंदा जिसने बाय की चीज तब मिलेगा। तो आपने ये देखना होता है कि आपका कितने पैसे आप बेयर कर सकते हैं एक सेल के ऊपर। उस लिहाज से आपने फिर बजट प्लान करके पीपीसी एड जो है जी वो रन करनी होती है। अमेजोन की भी अपनी पीपीसी होती है जी, अमेजोन के ऊपर लोग एड रन करते हैं वहां पे प्रोडक्ट लगा के। तो ये बहुत जरूरी है। तो जब आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तब पीपीसी और ज्यादा बढ़ जाती है, और जब वेबसाइट की समझ लें आपने करनी हो ब्रांडिंग वेबसाइट, तब भी पीपीसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अमेजोन पे अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मी टू जैसे किया हुआ, वहां पे आपको पीपीसी एड्स की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे डायरेक्टली आपने ब्रांड अप्रूवल ले लिया होता है और डायरेक्टली अमेजोन पे आप उनका प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं। तो वहां पे वो ब्रांड खुद पीपीसी अपनी रन कर रहे होते हैं कि उनके जो कास्ट, मार्केटिंग कास्ट है, वो खुद उनको बेयर करनी पड़ती है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव पीपीसी कैंपेन्स। तो इसमें भी जी आप जैसे मैंने बताया कि किस तरह से आपने प्लान करने होते हैं पीपीसी, तो ये सारी आपने चीज़ें देखनी होती हैं कि ए टू जी जो कुछ प्लेटफॉर्म्स के रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं ब्रांड की, उसके बाद उनको भी आपने फॉलो करना होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपके अक्सर पीपीसी अकाउंट्स जो हैं वो बैन भी हो जाते हैं। आपने प्रॉपर मिसलीड नहीं करना होता, मिसलीडिंग एड्स नहीं होनी चाहिए आपकी, कि जो चीज़ आपके पास ओरिजिनल है उसकी ओरिजिनल वैसे ही ऐड होनी चाहिए, या दूसरे बड़े ब्रांड्स की आप कॉपीज नहीं सेल कर सकते, इस तरह की एड्स नहीं आपने रन करनी होती। उसके बाद जी ईमेल मार्केटिंग जी क्या होती है जी, ईमेल मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपने वेबसाइट बना ली, उसके बाद आपने उसकी पीपीसी एड्स रन कर रहे हैं, साथ एसईओ भी कर रहे हैं, साथ साथ आपने एक सब्सक्रिप्शन ईमेल लिस्ट जो है वो रेडी करनी होती है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट होती है कि जो आपके रेगुलर क्लाइंट, जिन्होंने आपसे प्रीवियस बाय किया आपके क्लाइंट हैं वो हैं, या रेगुलर क्लाइंट हैं, या कुछ लोग वैसे ही आके मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेते हैं फॉर द न्यूज़ लेटर। तो वो एक लिस्ट आपके पास क्रिएट हो जाती है। तो उस लिस्ट को आप बाद में रीटारगेट कर सकते हैं। रेगुलर न्यूज़लेटर भेजते रहते हैं अपने आइटम्स के, कुछ डिस्काउंट प्राइस है या कुछ नई चीज़ आई है स्टोर में, तो आप उनको मैसेज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहां से भी आपको सेल्स जनरेट होती है। ईमेल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस सोशल मीडिया से भी और पीपीसी से भी ज़्यादा है। ईमेल पर बहुत ज़्यादा सेल होती है। उसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पर लाखों लोग हैं, लाखों पेजेस हैं, तो वहां पर एक तो टाइम का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। इवन के जो अगर आपके फॉलोअर्स भी हैं, 1 मिलियन आपके फॉलोअर हैं, आप वहां पर भी कोई पोस्ट लगाते हैं तो आपके फॉलोअर में से भी 4 या 5% लोग आपकी पोस्ट देख पाते हैं, बाकी लोग आपकी पोस्ट नहीं देख पाते। उसकी वजह के एक टाइम, दूसरा बहुत सारी पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट के अंदर आपकी पोस्ट मिस हो जाती है, वो देख नहीं पाते। इसी तरह पीपीसी है, वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने और भी एड्स लगाई होती हैं, तो उनकी एड्स भी आती हैं। आपके एसईओ में भी आपका कीवर्ड जरूरी नहीं है कि रैंक हुआ हो और आपकी वेबसाइट वहां पर आई हो, पहले पेज पर ना हो, दूसरे पे तीसरे पे हो, लोग तो सिर्फ पहले पेज पे चले जाते हैं देखे, तो वहां पर आपको वैसे रिजल्ट्स कई दफा नहीं मिल रहे होते। लेकिन ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि आप जिसको भी ईमेल करेंगे, बेशक वो आपकी ईमेल ओपन ना करे, लेकिन एक दफा उसकी नजर से जरूर गुजरेगी। नॉर्मली जो है सर्वे के मुताबिक एवरी डे मॉर्निंग में जितने भी लोग उठते हैं सबसे पहले अपना व्हाट्सएप या ईमेल्स रीड करते हैं। तो ईमेल्स में आपने सब्जेक्ट लाइन है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आपने सब्जेक्ट लाइन किस तरह से कैची सब्जेक्ट लाइन यूज करनी है कि आपकी ईमेल ओपन हो। और आपकी ईमेल जब ओपन होती है, मुख्तलिफ तरह के अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ईमेल मार्केटिंग के, या जैसे मेल चिम्प है, तो उनको यूज करते हुए आपको पता चल जाता है कि कितने लोगों ने आपकी ईमेल ओपन की, कितने लोगों ने उस पर क्लिक की, और उसके बाद ईमेल से आपको बाइंग कितनी, सेल कितनी हुई। तो ये सारा जो है चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो ईमेल मार्केटिंग एक इफेक्टिव वे है मार्केटिंग का, लेकिन इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी जो लिस्ट है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। आपने लिस्ट किसी दूसरे से नहीं ली होनी चाहिए। तो जो आपके क्लाइंट या तो उन्होंने खुद सब्सक्राइब किया हुआ है या आपके प्रीवियस यूज़र हैं, तो आपने सिर्फ उनको न्यूज़ लेटर सेंड करने। जो लोग बड़ी बड़ी लिस्ट बाय कर लेते हैं ईमेल की, उसके रिजल्ट इतने इफेक्टिव नहीं मिलते, और कुछ टूल्स यूज करते हैं ईमेल के लिए, तो वो ज़्यादातर ईमेल स्पैम में चली जाती हैं। और वैसे भी इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक
आप ईमेल इस तरह किसी को सेंड नहीं कर सकते किसी का ईमेल एड्रेस लेके। अगर उस बंदे ने आपको ऑप्शन इन किया हुआ है तो तब भी आप कर सकते हैं। और वहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन होनी चाहिए यूज़र के पास कि यूज़र आपको जब मर्जी अनसब्सक्राइब कर दे, तो उस लिस्ट से अनसब्सक्राइब आपको कर दे। तो आपने इस तरह की लिस्ट क्रिएट करनी होती है जो आपकी पर्सनल लिस्ट हो। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है स्टार्ट में, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मुख्तलिफ तरह के हम यूज़फुल कंटेंट शेयर करके तो हम लिस्ट जनरेट करते हैं। तो ये लिस्ट भी आपने लाजमी जी क्रिएट करनी है जी। इम्पोर्टेंस जी आपको मैंने बता दिए, ईमेल मार्केटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको बता दिए जी, किस तरह से आपने लिस्ट बनानी होती है। GDPR कंप्लायंस जो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक आप अननोन बंदे को ईमेल नहीं सेंड कर सकते, तो कंप्लायंस को आपने फॉलो करना है जी लाजमी। उसके बाद जी सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग, अक्सर लोग डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग को मिक्स कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी प्लेटफॉर्म जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूज़ करते हैं वो सारे डिजिटल मार्केटिंग में आ जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई SEO की, PPC की, ईमेल मार्केटिंग की और अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की। ये सारी डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग की एक टाइप है कि सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी यूज़ होते हैं इसमें उनको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कह देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग नॉर्मली लोग किस लिए यूज़ करते हैं? नॉर्मली लोग एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, या कुछ लोग ब्रांड्स के साथ लिंक रहने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए, न्यूज़ चैनल्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, या कुछ लोग ऑनलाइन कोर्सेज करने के लिए, एजुकेशनल कोर्सेज के लिए अटैच रहते हैं सोशल मीडिया के साथ। तो सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग जो अक्सरियत है वो जो है जी इंटरटेनिंग मूड में होती है। एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। जितने भी आप प्लेटफॉर्म देख लें, टिकटॉक देख लें, यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, इंस्टा देख लें, तो ज़्यादातर लोग इंटरटेनमेंट के लिए इन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और ये लोग रेडी टू बाय नहीं होते। तो यहाँ पर आप जो भी एड्स रन कर रहे होते हैं उन एड्स के लिए काफ़ी बजट चाहिए होता है। बार बार आप वो एड्स रन करते हैं तब जाके सेल जनरेट होती है, कि कम बजट से सेल जनरेट नहीं होती। ट्रैफिक जनरेट हो जाती है कम बजट से, कि बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पर भी आएंगे, आपके पेज पर भी आएंगे, लेकिन सेल्स जो है उसको जनरेट करने में टाइम लगता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने कस्टमर जर्नी को समझना होता है। कस्टमर जर्नी किस तरह से, उस लिहाज से आपने एड्स प्लान करनी होती हैं। शुरू में आपने अवेयरनेस देनी होती है अपने ब्रांड की, फिर कंसीडरेशन लेवल की एड, फिर एंड पे कन्वर्जन लेवल की। तो ये सारा कुछ आपने सोशल मीडिया का समझ के उस लिहाज से आपने सोशल मीडिया को जी मैनेज करना होता है। सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है कि इस वक्त अगर आप सिर्फ फेसबुक को देखें तो वहाँ पे अबाउट 4 बिलियन लोग सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर है। इंस्टा को देखें तो वहाँ भी अबाउट 1 बिलियन लोग जो है इंस्टा के ऊपर है। तो सोशल मीडिया पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। 8 से 10 घंटे लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस को समझकर आपने लाजमी सोशल मीडिया को साथ लेके चलना है। चाहे आपका बिजनेस ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन नहीं भी है, डिजिटल मीडिया फिर भी आपने यूज़ करना है। आपकी अगर बेशक शॉप है तब भी आप अपना प्रॉपर पेज बना के उसके जो भी प्रोडक्ट हैं उनको वहाँ पे अपलोड करें और पेज को प्रॉपर मैनेज करें और अपने जो एक्सपेक्टेड बायर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड रहें। तो इसके आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों से ले लेते हैं जी। ये तो मैंने आप लोगों को जी स्टार्टअप से लेके जो जो प्लेटफॉर्म है हमने यूज़ करने होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स, उनके बारे में बता दिया और किस तरह से हमने करना होता है सारी चीज़ें। इसको एक दफ़ा मैं थोड़ा सा दोबारा से शुरू से एंड तक वाइंड अप कर देता हूँ जस्ट इन 2-3 मिनट्स। के स्टार्ट में सबसे पहले हमने कोई भी बिजनेस अगर करना है, सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च करेंगे। मार्केट में देखेंगे उस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं है। मार्केट रिसर्च प्रॉपर करने के बाद हम साथ बिजनेस प्लान अपना लिखेंगे। बिजनेस प्लान पूरा आपने लिख लिया, जब बिजनेस प्लान के बाद आपने जो भी लीगल प्रोसीजर करने हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, वो करेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अपनी वेबसाइट आप देखेंगे कौन से प्लेटफॉर्म आपने यूज़ करने हैं। वेबसाइट बनाने के बाद फिर आप उसकी एसईओ करेंगे वेबसाइट की। एसईओ के साथ साथ आप पीपीसी मार्केटिंग भी करेंगे। पीपीसी के करने के साथ साथ आप अपनी ईमेल लिस्ट जो है, सब्सक्राइबर लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट क्रिएशन के साथ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे यूज़ करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसीजर ई कॉमर्स का मैंने आपको ये A to Z बता दिया है।
इसमें आपने फिर मुख्तलिफ तरह के ब्लॉगिंग भी यूज़ करनी होती है, ब्लॉग्स भी आप लिखते हैं एसईओ के लिए, तो वो भी आपने इंक्लूड करने हैं। तो ये पूरा पूरा आगे समझ ले, पूरा एक फील्ड है, पूरे एसईओ का पूरा फील्ड है। एसईओ में ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, इस तरह ईमेल मार्केटिंग भी एक पूरा समझ ले एक फील्ड है कि ईमेल मार्केटिंग ही अगर आप सीख लेते हैं तो ईमेल मार्केटिंग से ही बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये सारा आपने ए टू जी पूरा स्ट्रक्चर समझ के फिर आप सक्सेसफुल जी ये बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारी क्लासेस टाइमिंग है वो तो 11 बजे को होती है, तो अब ये चेंज हो गई है? नहीं जी, ये क्लास नहीं है, ये वैसे ही सेशन है ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का। क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि इनमें जो चीज़ें हमने स्टडी की, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गई, तो ये तो अलग से सेक्शन है, तो इसको कवर करना तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जिस बंदे ने अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है उनको इन चीज़ों का, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीखें और ये बनाएं। मैं तो ये बताया कि ये सारे वेज हैं, इस तरह से होता है कि जिस बंदे ने ऑनलाइन अगर बिजनेस करना है तो वो ये सारी चीज़ें करवाएगा, किसी से पेड करवाएगा, या खुद अगर सीख सकता है तो खुद सीख ले। इनके बगैर बिजनेस को सक्सेसफुल करना इम्पॉसिबल है। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये था कि यही मैं सोच रहा था कि मैं खुद वेब डेवलपमेंट पे तकरीबन 2 महीने कर रहा हूँ ना, तो एक बहुत ही वाइड स्प्रेड जो है वो सेक्शन है, तो इस वजह से मैं सोच में पड़ गया कि ये अगर हम करेंगे तो हमारी काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपकी जवाब ने मेरा सवाल जो है वो आसान कर दिया। जी, और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? सर मेरा क्वेश्चन है, मैं मुझे ये बता दें बस कि ये नाम जो है इकराम, ये क्यों? ये क्यों? देखें इसमें जी, जो नाम है इकराम्स, इसमें सबसे पहले तो पहले 4 वर्ड जो हैं वो इकरा। इकरा सबको पता है कि कुरान पाक का सबसे पहले जो आयात नाज़िल हुई थी इकरा से जो है शुरू हुआ था। इकरा का मतलब है कि जी पढ़ो। और राइट, सही बात। इकराम का अगर मतलब देखें तो इकराम का मतलब होता है कि करम से समझने निकला है। इकराम का मतलब अगर हम ओवरऑल लें, जो हमने सोच के रखा है, एक तो इकरा का वर्ड के मतलब कि पढ़ो लिखो, और साथ जब आप पढ़ो लिखोगे तो फिर आपके ऊपर करम हो जाएगा कि जो भी इकराम पर आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो देन अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर करम हो जाएगा कि ऐसे लोग इकरामियंस होंगे, समझ लें कि करम जिनके ऊपर हो गया हो अल्लाह ताला की तरफ से। तो इल्म जो है ओह, अल्लाह ताला की तरफ से एक अता होती है आपके लिए, कि ये डायरेक्टली जो नॉलेज है, जितनी भी दुनिया में अलूम है, ये सारे अल्लाह ताला की तरफ से हैं कि अल्लाह ताला जिसको मर्जी इल्म अता कर दे। तो हाँ सही। इस लिहाज से फिर हमने ये नाम जो है इकराम जी रखा है इसका। ओ बेहतरीन। और ये जो आपने बाकी दो जो वेबसाइट और उसका जो आपने यूके में ओपन किया हुआ है, उसके उसके जो नाम है? जी, उसका नाम है जी मानोज। मानोज। जी, मानोज। उसमें हमारा ज़्यादातर स्टाफ जो है वो लड़कियां हमने रखी हुई हैं। तो हमारा टारगेट है जो घरों में लड़कियां बैठ के काम करती हैं, जिनको फिजिकल ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, हरेसमेंट होती है, तो वो लड़कियां हमारे साथ काम करें, लाइक दे आर कैट्स मानोज। तो हम उनको यूटिलाइज करें और वो हमारे साथ मिल के काम करें, और ऑन द बोर्ड आए हमारे पास। और पाकिस्तान की इकानमी जैसे 50% वुमेन है पाकिस्तान में, तो वो रीजन है उस नाम रखने की। दूसरी रीजन है कि मेरी छोटी बेटी है जो उसको बिल्लियां बहुत पसंद है, जो अपने टॉयज हैं, स्टफ टॉयज हैं, उन सब को वो मानो मानो मानोज कह के बुलाती है हर वक्त। तो उसके लिहाज से फिर हमने उसका नाम मानोज रखा है। ओ बेहतरीन। और कोई अच्छा क्वेश्चन है सर, जी किसी मेरा का? एक जी जी पूछें जी। अच्छा सर, ये लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें आपने असाइनमेंट दी थी हमको, एक फॉर्म बनाने का, और उसके सर्वे के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ उसमें ऑप्शंस दी गई थी। तो वो तो मैंने सर 2-3 फॉर्म बनाए हुए हैं, लेकिन फेसबुक पे जब मैं इकराम पेज, मतलब आपने कहा था कि हमारे पेज पे उसको शेयर करवाना है ना, तो वो शेयर नहीं हो रहा, तो उसकी काइंडली आप मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या? मतलब कोई ऐसा ऑप्शन है जो मैं भूल रहा हूँ? जी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। इकराम्स कर पेज पर नहीं करना, इकराम्स का एक ग्रुप है हमारा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
अगर ये वेबसाइट ओपन करेंगे ना इकराम्स की, तो यहाँ पे मैंने जो कोर्स हमारा हो रहा है करंटली उसके साथ लिंक दिए हुए हैं सारे ग्रुप्स के। ये डिजिटल मार्केटिंग में ये यहाँ पर ये आप शो मोर करेंगे तो ये लिंक आ गए यहाँ पे। गूगल क्लासरूम का लिंक है, डायरेक्टली जब क्लास हो रही होती है तो ये क्लासरूम आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ एक्सेप्ट नहीं मुझे करना पड़ेगा। इस पर अगर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल क्लासरूम में ले जाएगा, आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन क्लास कर लेंगे आप यहाँ से। और आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब लाइव क्लास हो रही होती है रात को 11:15 बजे तो आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लाइव क्लास में चले जाएंगे। लाइव क्लास में आप आस्क टू ज्वाइन करेंगे तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट इसमें लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का, कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप सिंपल ज्वाइन यहाँ पे ज्वाइन चैट कर लेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, तो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद लिंक है जी इसमें हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है जिसमें मैंने कहा है आपको क्लास वर्क अपलोड करना है, ये क्लास वर्क के लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक ग्रुप है लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री, इसमें आप ऐड हो जाएंगे। इसमें अप्रोक्सीमेटली 2000 मेंबर हैं। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ देखें असाइनमेंट, अभी ये लाइव यहाँ पे सेशन भी हो रहा है और यहाँ पे ये देखें सब ने यहाँ पे ये फॉर्म सेंड किए हुए हैं। यहाँ पे आप मुख्तलिफ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। आप अपनी एड्स वगैरह भी अगर पेज बनाते हैं इसमें रन कर सकते हैं। इस पेज में जैसे फिजिकल प्रोडक्ट की एड भी लोग रन कर रहे हैं, तो इसमें मैं सारी चीज़ें अलो कर देता हूँ कि आप सारी चीज़ें इसमें पोस्ट करते रहें। उसके बाद जी ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे। एंड पे इकराम का हमारा पेज है जी सोशल मीडिया का। अच्छा सर, ये जो फेसबुक ग्रुप है इसका लिंक मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं? जी ये आप इस पे ओपन कर सकते हैं ना ikrams.com पर, मैंने जैसे आपको बताया। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दे फिर मैं कर देता हूँ। वैसे कौन सा मुश्किल है, आपने ikrams.com खोलना है, सिंपली यहाँ पे चले जाए। नहीं वो तो सर हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो गई तो कोई ऐसा आपका कंसर्न है कि उसको हम कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी टाइम में? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। परेशान ना हुआ करें छोटी छोटी बातों से, चीजें करेंगे तो आएंगे ना। ये खौफजदा होने की वजह से आप बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। असल में ठीक है जी, फिर सब लोग अपना ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह क्लास तो हमारी कल होगी मंडे को, जो 11:15 बजे रात को होती है। और टाइम उसका मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चेंज कर दें, लेट की वजह से कुछ शायद ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, तो अगर इस टाइम कर लिया करें 4 से 5 बजे, तो क्या कहते हैं आप? सर ये तो सबसे आइडियल टाइम है। चलें फिर ऐसे करते हैं, मैं मैसेज कर देता हूँ, टाइम उसका चेंज कर देते हैं, यही 4 से 5 टाइम कर लेते हैं। रात को लेट काफी ज्यादा हो जाता है 11:15 से 12:15 बजे ना। सर आई गेस एक पोल क्रिएट कर लें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। जी चलें ऐसे कर लेते हैं, उसमें जो है ना पोल क्रिएट कर लेते हैं, देख लेते हैं जी जो ज्यादा लोग जो कहते हैं फिर उस लिहाज से कर लेते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच सर। नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। ओके थैंक यू जी, सर, अल्लाह आपका हाफिज, बहुत सब बहुत लोग अपना शुक्रिया। ख्याल रखें। ओके, नो अल्लाह प्रॉब्लम। हाफिज।